हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूँ ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है आपके ईपीएफ एक्ट का। 4 पार्ट मैंने बना दिया था, हालांकि उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड कंटिन्यू करवा दिया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो ये वाला जो एक्ट है, ये वाला एक्ट भी मैं कोशिश करूंगा जनवरी में आपका फिनिश करवा दूं। छोटा सा एक्ट बचा है, इसके 4 पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सेक्शन 5E तक मैं करवा चुका हूँ, तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। लेबर लॉज की जो भी आपको वीडियोस चाहिए सीक्वेंस में मिल जाएगी। सीआरपीसी की मेरे चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, और सीआरपीसी में कल एक नई वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं जुरिस्डिक्शन को फर्दर कंटिन्यू करवाऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, ये वाला जो कानून आज मैं करवा रहा हूँ ईपीएफ एक्ट है, ठीक है। तो आज मुझे कराना है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ईपीएफ एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, ये बात करता है कि प्रोविडेंट फंड के अंदर हमें कितना कंट्रीब्यूशन करना है। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसके ऊपर बात करेंगे सेक्शन 6 में। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये कितने, जो परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा वो किस में से लिया जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं। हालांकि यहाँ पे 10% मेंशन है, ठीक है। बेयर एक्ट में अगर आप जाएंगे, लेटेस्ट बेयर एक्ट में, तो उसमें 10% ही अभी तक मेंशन है। बट प्रेजेंटली जो अमाउंट चार्ज किया जाता है ईपीएफ में से, वो 12% किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो अगर आप 10%, क्योंकि बेयर एक्ट में अभी तक 10% ही मेंशन है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10% ही लागू हो जाता है। बट वो 12%, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पे 10% भी एप्लीकेबल है। बट जो जनरल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है, वो आपको 12% है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा वो समझते हैं। देखिए, जो इस प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो पीएफ का जो फंड होता है, इस फंड के अंदर जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा, मैं बेयर एक्ट के हिसाब से भी बता रहा हूं, ठीक है। मैंने प्रेजेंट स्टेटस भी आपको बता दिया है। तो 10% बेसिक वेजेस का उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उस बेसिक वेजेस के अंदर क्या इंक्लूडेड है, डीए और रिटेनिंग अलाउंस भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर रिटेनिंग अलाउंस दे रहे हो, रिटेनिंग अलाउंस जो होता है वो हर केस में नहीं मिलता। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी मान लीजिए मेरे पास काम नहीं है, मगर मैं आपको नौकरी पे रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप काम छोड़ के जाएं, तो 2-3 महीने तक मैंने आपको खर्चा पानी दे दिया, जो आपका पैसा बनता है आपको मैंने पैसा पकड़ा दिया, तो वो आपका रिटेनिंग अलाउंस हो गया। हर केस में नहीं मिलता वो। तो सिंपल जो फॉर्मूला है वो बेसिक प्लस डी है 10% का। मैं आपको फिर बता दूं कि जो प्रेजेंट है 12% का जो जनरल रेल जो आपका 12% का जो जनरल रेट है वो चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन में मई जून जुलाई के आसपास इसको रिड्यूस किया गया था 10% की तरफ। तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, 10% आपका बेसिक वेजेस, डीए और ये आपका रिटेनिंग अलाउंस का हो गया। और उसके बाद इंप्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो इंप्लॉय भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो चाहे तो इससे ज्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंप्लॉय और इंप्लॉय सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब सवाल आता है कि क्या इंप्लॉयर ये पैसा इंप्लॉय के सैलरी में से अलग से काटता है या अलग से अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए इस इंप्लॉय को 15,000 रुपए मिलता है, टोटल ये बेसिक प्लस डीए मिला के, तो ये 15,000 का 10% अपना कंट्रीब्यूट करा इसने 1,500। और इसके अलावा इसमें से नहीं, इंप्लॉयर अपनी जेब से अलग से उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देगा। वो बात आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर मान लीजिए इंप्लॉय की ही सैलरी से इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 10% डिडक्ट करेंगे, और इंप्लॉयर की सैलरी से भी इंप्लॉय इंप्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेंगे उसी की सैलरी से, तब तो ये इनफैक्ट इसी की सैलरी से सब कुछ कट गया, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंप्लॉयर उतना कंट्रीब्यूट अलग से अपना करेगा, और इंप्लॉय की सैलरी से उतना पैसा पीएफ में कट जाएगा, और वो उसके पीएफ के फंड में जमा हो जाएगा। और उससे ज्यादा भी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। मगर जो रेट आपका प्रिस्क्राइब्ड है, इंप्लॉयर उस रेट से ज्यादा करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। इंप्लॉयर जो है उस रेट से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है। कौन से रेट के ज्यादा, रेट से ज्यादा जो 10% है। हालांकि इसके अंदर नियम में चेंज हो गया, ये 12% हो गया, बट बेयर एक्ट में जो चीज मेंशन है मैं आपको अभी पॉइंट ऑफ व्यू से वही बता रहा हूं। गवर्नमेंट चाहे तो लिस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स स्पेसिफाई कर सकती है,
जहां पे ये रेट 12% होगा, सिंपल। तो ये काफी जगह पे 12% है, जनरली ये 12% ही है। तो ये इसके सेक्शन 6 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाई कर सकती है ऑफिशियल गजट में, और कह सकते हैं कि इन एस्टैब्लिशमेंट पे, इन टाइप ऑफ बिजनेसेस पे 12% लगेगा और इन पे 10% लगेगा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब बात आती है कि डीए के अंदर क्या इंक्लूड होता है। अगर मैं इस डियरनेस अलाउंस की बात करूं, अगर कोई भी फूड कंसेशन प्रोवाइड करा गया है जो, तो उसकी जो भी कैश वैल्यू होगी वो आप डीए में इंक्लूड करेंगे। जो मैंने ऊपर अभी बेसिक प्लस डीए का फॉर्मूला बताया ना, तो मान लीजिए 1500 रुपए का फूड कंसेशन मिला तो वो डियरनेस अलाउंस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन 6A की तरफ। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। देखिए, पहले हमें इस पेंशन स्कीम का पर्पस समझना पड़ेगा और ये कब आया है उसको समझना पड़ेगा। ये जो कानून है प्रोविडेंट फंड वाला, ये तो आपका 1952 में ही आ गया था ये, लेकिन पेंशन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब पेंशन स्कीम का, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का प्रॉपर रूल्स ले डाउन किए थे तो उसके बाद इसको हमने प्रोविडेंट फंड में अमेंड करके डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उससे पहले भी फैमिली पेंशन फंड जैसा कॉन्सेप्ट था। तो पर्पस क्या है पहले वो समझते हैं। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम बनाएगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस कह रहा हूं। ठीक है, पर्पस क्या है कि सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट पेंशन का मिलता रहे, जिससे उस पर्टिकुलर इंप्लॉय की जिसकी नौकरी खत्म हो चुकी है उसको एक तरीके का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी बनी रहे। तो सुपर एनुएशन पेंशन, या फिर मान लीजिए उसका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है। अगर आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की डिटेल में जानना चाहते हैं तो इंप्लॉयज कंपेंसेशन में मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में उसको पेंशन मिलता रहे। अगर उस वर्कर की, इंप्लॉय की मौत हो जाती है तो उसके विडो को या फिर विडोअर को, दोनों ही को, विडो मतलब फीमेल, विडोअर हस्बैंड हो गया, दोनों को, वाइफ मर जाती है तो विडोअर और हस्बैंड मर जाए तो विडो। चिल्ड्रन पेंशन, बेनिफिशियरीज को मिलता रहे। अब देखिए, ये पर्पस है हमारा इंप्लॉयज पेंशन स्कीम को बनाने का, कि ये जो पेंशन स्कीम में जो हम पैसे का डिसबर्समेंट करेंगे, पैसे को बांटेंगे, वो इन पर्पसेस के लिए करेंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें फंड कहां से आएगा और कौन कौन सा फंड कंट्रीब्यूट होके जाएगा, जरा उसको समझते हैं। देखिए, इंप्लॉयर ने जो सेक्शन 6 में कंट्रीब्यूट किया था ना, इंप्लॉय नहीं, इंप्लॉयर ने, इंप्लॉयर ने जो सेक्शन 6 में कंट्रीब्यूट किया था, कितना किया था, यहां पे तो आपका 10% है, मैं 10% के हिसाब से लेके जा रहा हूं। इस 10% इंप्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, उस वाले कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ऑफ द बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। लॉजिक समझिए, 10% का 8.33 मत कर देना। इंप्लॉयर के जो हिस्से का कंट्रीब्यूशन था एक्स अमाउंट, तो उसको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे, जितने वैल्यू में से निकाला था, जितने वेजेस में से। तो 8.33 सेपरेट हुआ और 1.67 सेपरेट हुआ। तो ये वाला तो हमारा पीएफ वाले फंड में चला गया, उधर चला गया, और बाकी जो इधर वाला फंड हुआ ये हमारे पेंशन स्कीम के अंदर चला गया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 10% हमने एक्यूमुलेट करके निकाला था ना वेजेस से, तो वो 10% में से जो 8.33% ऑफ द बेसिक वेजेस एंड द डियरनेस अलाउंस एंड द रिटेनिंग अलाउंस है, तो वो वाला पैसा तो हमने दे दिया कहां पे, ईपीएस के अंदर, इंप्लॉयज पेंशन स्कीम के अंदर, और बाकी पैसा हमने फंड में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद और कहां से पैसा आता है इस फंड के अंदर, ये तो पैसा आ गया हमें सेक्शन 6 वाले इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से। जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट है वहां से भी फंड आता है। अगर मान लीजिए एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट, मैं आपको हालांकि सेक्शन 17 में बताऊंगा ये चीज, कि जिन पे ये वाला एक्ट की जो कंट्रीब्यूशन देने की जिम्मेदारी नहीं है, वहां से भी अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहें पैसा,
तो वो पैसा कंट्रीब्यूट करके पेंशन स्कीम में अपने इंप्लॉयज के बेनिफिट के लिए डाल सकते हैं, वहां के इंप्लॉयर्स। सेक्शन 17 के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई फंड अप्रोप्रिएट करके इसमें डाल रही है, वो पैसा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से पैसा आपके इंप्लॉयज पेंशन स्कीम के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि जिस दिन ये पेंशन फंड बना है उस दिन के बाद से जो पुरानी फैमिली पेंशन स्कीम थी, जो पहले चलती होगी 1996 से पहले, वो आपकी इनऑपरेटिव हो जाएगी, वो आपकी सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। क्योंकि उसके बाद जो 1996 से नया वाला पेंशन स्कीम है वो पेंशन स्कीम अप्लाई हो जाएगा। तो जो फंड पेंशन फंड बनेगा तो पुरानी पेंशन स्कीम आपकी सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उस पुरानी स्कीम के जो भी एसेट थे, जो भी लायबिलिटी थी, वो सारी की सारी आपकी ट्रांसफर होके कहां चली जाएगी, इस वाली पेंशन फंड के अंदर आ जाएगी। ये वाली आपकी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पुरानी वाली पेंशन स्कीम के जो क्लेमेंट्स हैं, अब वो कहां जाएंगे? तो ऑब्वियसली अगर यहां के एसेट्स, यहां की लायबिलिटीज, यहां के एसेट, यहां की लायबिलिटी ट्रांसफर होके पेंशन फंड में चला गया, जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया सेक्शन 6A के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां के क्लेमेंट्स का जो क्लेम है वो इन्फोर्सेबल इस पेंशन फंड के पैसे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पेंशन फंड बना है इसको एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेंशन फंड बना है, इसको एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? ये एडमिनिस्टर आपकी सेंट्रल बोर्ड करेगी। सेंट्रल बोर्ड के बारे में डिटेल में वीडियो है, आप लिंक चेक कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड की स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। इस पेंशन स्कीम के अंदर कौन कौन से मैटर होंगे कि कैसे फंड को एडजस्ट करना है, फंड को किस तरीके से जमा करना है, विड्रॉ करना है तो कैसे होगा, कोई क्लेम है तो कैसे क्लेम को एडजस्ट किया जाएगा, कौन कौन से इसके बेनिफिशियरी होंगे, ये सारी बातें आपकी इसी कानून के लास्ट में शेड्यूल 3 में मेंशन है। ये सारी बातें आपके शेड्यूल 3 में मेंशन है। उसके बाद लास्ट का जो शिक्षे का जो आपका सब सेक्शन है 7, वो बात करता है कि ये पेंशन स्कीम को पार्लियामेंट के हाउस के सामने, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सामने पेश किया जाएगा पास करने के लिए 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर इसको पास करके अप्रूव कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 6C। ये 6 सेक्शन 6C डिपॉजिट लिंक एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। सिंपल आपका एक तरीके से LIC है। इंश्योरेंस का काम भी आपको एक प्रोविडेंट फंड के ऑफिस से क्या क्या फायदे हैं, मतलब ये इतना बड़ा इसका रोल प्ले है ना इस वाले पर्टिकुलर फंड का, कि अगर आप किसी प्राइवेट लो अर्निंग एम्प्लॉयज से बात करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पेंशन स्कीम में जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी कैपिंग है वो 15,000 पर मंथ, अभी जो रिसेंट उसकी कैपिंग है 15,000 पर मंथ तक का ही कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा 8.33। तो लॉजिकली आपका जो कंट्रीब्यूशन EPS के अंदर जाता है वो 1250 रुपए मैक्सिमम जाएगा। ये कैपिंग है, ये आपको ध्यान रखनी है। 1250 रुपए ही उसका कैपिंग, उससे ज्यादा अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो 1250 रुपए ही आपका उसके अंदर ट्रांसफर होगा, कंट्रीब्यूट होगा। क्योंकि आप अगर 15,000 का अगर 8.33 निकालेंगे तो वो उतना ही अमाउंट बनता है। तो ये कैपिंग है आपकी। EPS के अंदर जो कंट्रीब्यूशन जाएगा ना एम्प्लॉयर का 8.33% मैंने आपको बताया ना, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो 1250 अप टू द सर्टेन एक्सटेंट ऑफ 15,000 पर मंथ के हिसाब से वो कटेगा और आपका उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा। नाउ दिस 6C एम्प्लॉयज डिपॉजिट, इसमें 6B वाला जो सेक्शन है 6B आपका नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट इसमें 6C है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम तैयार करेगी, EDLS आप इसको बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक स्कीम। EDLI बोल लीजिए, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, EDLI स्कीम।
पर्पस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट प्रोवाइड करना, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये इसका पर्पस है सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब पॉइंट आता है कि इसमें जो पेमेंट होगी, इसमें जो फंड दिया जाएगा, वो फंड कैसे दिया जाएगा और उस फंड को कौन पे करेगा, तो वो जरा देख लेते हैं कितना परसेंट। तो मैक्सिमम 1% का कंट्रीब्यूशन जाएगा इसमें, वो भी कितना? एग्रीगेट ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर को है तो, ठीक है। और 1% कॉन्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस के अमाउंट का वैसे भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देने की जरूरत नहीं होती, तो 1% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा। और इसमें जो डीए और रिटेनिंग अलाउंस का जो मीनिंग है, वो सेक्शन 6 में जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग ही रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस स्कीम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, जो उसको मैनेज करने का, उसको चलाने का जो खर्चा है, ठीक है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसके ऊपर इंप्लॉयर कितना खर्चा पे कर सकता है। मान लीजिए इंप्लॉयर ने टोटल 1% बेसिक वेजेस का डीए का कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये 1% अमाउंट पूरे एस्टैब्लिशमेंट में ऑलमोस्ट हो गया, मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए, ठीक है। टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो लॉ कहता है कि इंप्लॉयर इंश्योरेंस फंड के अंदर मैक्सिमम 1/4 अमाउंट देगा, किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन उसका सबसेक्शन 2 के अंदर, मतलब ये जो ऊपर मैंने 1% वाला कंट्रीब्यूशन आपको बताया, वो 1% कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 1/4 उसको देना पड़ेगा। किसके लिए? टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इंश्योरेंस फंड के अंदर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल बोर्ड ही रन करेगा। वो पावर जो, चाहे आपका एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम था, चाहे ये था, ये दोनों आपका जो रन करने की पावर है वो आपके सेंट्रल बोर्ड के पास है। तो ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेक्शन 6, सेक्शन 6A और सेक्शन 6C। ये तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सेक्शन नहीं है, अब जो सेक्शन है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो ये मेन 3 सेक्शन थे जो मैंने आपको करा दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड करवाएंगे, बाकी ये खत्म करवा दूंगा मैं आपका इस मंथ।